हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? बढ़िया चल रही है आपकी जेईई की प्रिपरेशन। तो आज 23 जनवरी यानी कि आज सेकंड डे का जो शिफ्ट 1 में पेपर हुआ है उसमें वो क्वेश्चंस जो फिजिक्स से पूछे गए हैं, जो मेमोरी बेस्ड हमें पता लगे हैं, उनका डिस्कशन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। क्योंकि अगर आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसी शिफ्ट में एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, बाकी और भी स्टूडेंट्स के लिए जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं कि एक्चुअली में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन जो हमें पूछा गया है। यूनिट्स एंड डायमेंशन से क्वेश्चन है। देखिए यूनिट्स एंड डायमेंशन से क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई रिलेटेड विद लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी लाइक दिस इक्वेशन, देन द डायमेंशंस ऑफ बीटा अपॉन अल्फा इज। डायमेंशंस ऑफ बीटा अपॉन अल्फा पूछा गया है। इसका मतलब है कि सर अगर हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो ऐसे लिखा हुआ है इस इक्वेशन के हिसाब से, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड लेम्डा इसके बराबर हो जाएगा। यहां से क्या मैं लेम्डा की डायमेंशंस को लिख सकता हूं? नहीं, यहां से मुझे अल्फा की लेम्डा की डायमेंशंस तो मुझे पता है, तो यहां से अल्फा को लिखा जा सकता है कैसे? अल्फा को लिखा जा सकता है फाई अपॉन लेम्डा, इक्वेशन 1। सिमिलरली मैं अगेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिख सकता हूं लाइक दिस, कैसे? बीटा टाइम्स सिग्मा। तो यहां से क्या मैं बीटा की जो डायमेंशन है उसको लिख सकता हूं? बीटा को कैसे लिख सकता हूं? यहां से फाई अपॉन व्हाट? दिस इज सिग्मा, राइट। इक्वेशन नंबर 2। मेरे से पूछा किस चीज की डायमेंशन गई है? बीटा अपॉन अल्फा। यानी कि अगर मैं 2/1 करूंगा तो मेरे पास में बीटा अपॉन अल्फा, या फिर मैं कह सकता हूं डायमेंशन ऑफ बीटा अपॉन अल्फा ये आएगी। और इसमें मैं देखूंगा कि बीटा को मुझे पहले लेना है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि जो ये हमारा लैम्डा है ऊपर चला जाएगा, यानी डायमेंशंस ऑफ लैम्डा अपॉन डायमेंशंस ऑफ सिग्मा। अब आप यहां से समझ गए होंगे डायमेंशंस ऑफ अल्फा, डायमेंशंस ऑफ लैम्डा, डायमेंशंस ऑफ सिग्मा। इसका मतलब यह लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ या चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहां से मेरे पास जो इसकी डायमेंशन आएगी, अगर मैं लिखूं QL-1 एंड QL-2, तो L इज गोइंग टू बी द डायमेंशंस ऑफ बीटा अपॉन अल्फा। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, यानी ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाने वाला है। तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस में सीधा आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रिलेशन बता दिया। किसके साथ में? एक हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी और एक सरफेस चार्ज डेंसिटी, और उसके बाद में ये जो बीटा अपॉन अल्फा की डायमेंशन पूछेगी तो इसका डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपने ये पेपर अटेम्प्ट किया और ये क्वेश्चन आया था तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपने यही चूज किया था या फिर आपका ऑप्शन इसमें क्या था, सही है गलत, आपको 4 मार्क्स मिल गए हैं या फिर इसमें आपका कोई नेगेटिव मार्किंग हुई है। प्लीज डू टेल मी। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से यूनिट्स एंड डायमेंशन से ही पूछा गया है। उसमें क्या बोल रहा है? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, xt इक्वल्स टू a sin t प्लस b cos स्क्वायर t प्लस ct स्क्वायर प्लस d। देन फाइंड द डायमेंशंस ऑफ। यूनिट्स एंड डायमेंशन से 2 क्वेश्चन लगातार हमको अभी तक मिल चुके हैं, तो आपको a b c अपॉन d इसकी डायमेंशंस आपको बतानी है क्या होगी। तो देखो, आपको ये बात पता है कि अगर ये x t एक डिस्प्लेसमेंट है तो a की डायमेंशन लेंथ के बराबर l, b cos स्क्वायर t, क्योंकि इसकी तो कोई डायमेंशन नहीं होती है साइन फंक्शन की, cos के फंक्शन की, b की क्या डायमेंशन होगी? इसकी भी l ही होगी। यस और नो? ct स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ c की डायमेंशन कितनी हो जाएगी? ct स्क्वायर है ना, तो l-2 हो जाएगी। d की कितनी हो जाएगी सर? d की डायमेंशन l हो जाएगी। तो a की भी l है, b की भी l है, c की l-2 क्या है? l t-2। यहां पर l-2 नहीं बल्कि l t-2, ठीक है। इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? l t-2, और d की डायमेंशन क्या हो जाएगी? l हो जाएगी, राइट। तो यहां से आपसे पूछा गया a b c अपॉन d। आप तीनों का मल्टीप्लाई करो, a का, b का, c का आपस में, तो यहां पर l l l, ठीक है, और एक और l रहेगा, यानी l एक, यहां पर देखो a b c, तो l a का, b का भी l और c का भी l t-2, और साथ में रहेगा हमारे पास में d से उसको डिवाइड करना है, राइट। तो यहां से हमारे पास में हो जाएगा L2 t-2, हाँ या ना? यही तो हो जाएगा। ए बी सी, ए का भी L, B का भी L और C का L t-2 एंड D का डायमेंशन क्या है? D का डायमेंशन सिर्फ L है, तो L से L कैंसिल हो जाएगा, यहां पे मैं L स्क्वायर t-2 कर सकता हूं। तो डायमेंशन ऑप्शन मेरा इसमें सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ये भी इजी क्वेश्चन था। बेसिकली आपको एक इक्वेशन से बताना है कि बाकी जो हमने पूछ लिया है ABC अपॉन D, इसकी डायमेंशन क्या होगी। तो हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट का अगर फंक्शन है तो इसकी जितने भी कांस्टेंट है उन सभी की डायमेंशन क्या होने वाली है? L ही होने वाली है। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स हैविंग चार्जेस q1 एंड q2 एंड मासेस m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली वेयर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो मुझे लग रहा है सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन ये हो सकता है। क्या पूछा गया, रेशियो, दो पार्टिकल्स है, एक यहां रखा हुआ है एक यहां रखा हुआ है, दोनों के बीच की डिस्टेंस लेट्स से r है, एक का चार्ज, एक पर मास है m1 चार्ज है q1, एक का मास है m2 चार्ज है q2। तो पूछा क्या जा रहा है आपसे f इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर मैं लिखूंगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, मतलब रेशियो पूछा जा रहा है ना आपसे तो उसको हम वैसे भी निकल सकते हैं, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स मेरे पास क्या होता है g टाइम्स m1 m2 और इसके नीचे का r स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो r स्क्वायर कैंसिल होने के बाद सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा q1 q2 डिवाइडेड बाई g टाइम्स, और साथ में नीचे रहेगा क्या 4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई एप्सिलॉन 0, और हमारे पास में आ जाएगा g टाइम्स m1 m2, राइट। ये हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो यहां पर हमें मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स आई थिंक ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, q1 q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 g टाइम्स m1 m2। तो आप देख रहे हो सीधा ये भी हमारा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। अगर आपको सिंपल फॉर्मूला बताया तो जेईई में सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? चलिए आगे देखते हैं कि और कौन सा क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है इन गिवन डीसी सर्किट फाइंड द करंट फॉर R इक्वल्स टू 12 ओम इन स्टेडी स्टेट। ये भी बिल्कुल देखने से ही आपको पता लग रहा होगा, स्टेडी स्टेट में आपको इसके अंदर फाइंड द करंट फॉर R इक्वल्स टू 12 ओम इन द स्टेडी स्टेट। डीसी सर्किट में आपको स्टेडी स्टेट में करंट बतानी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब स्टेडी स्टेट में इंडक्टर पहुंचता है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है? 0 हो जाता है। बिल्कुल सही सोचा, क्योंकि सर स्टेडी स्टेट का मतलब करंट कांस्टेंट हो गई। अगर करंट कांस्टेंट हो गई तो इसका मतलब यहां पर कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा और ये सिंपल एक वायर की तरह एक्ट कर रहा होगा, राइट। तो यहां पर करंट कितनी हो जाएगी सर? करंट हो जाएगी वॉट एवर इज द ईएमएफ डिवाइडेड बाई द रेजिस्टेंस विच इज 12, यानी कि 1 एम्पियर। तो करंट इसमें स्टेडी स्टेट में 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रही होगी, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? कितने सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए अभी तक, हमें सारे जो क्वेश्चन मिल रहे हैं वो एक तरीके से सिंपल बेस वही क्वेश्चन है कि अगर आपने अच्छे से अपने नोट्स रिवाइज कर रखे हैं, थोड़ा बहुत आइडिया ले रखा है चीजों का, तो आप उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन। सेल्फ इंडक्टेंस किस चीज पर डिपेंड करती है स्टूडेंट? सेल्फ इंडक्टेंस जो होती है वो एब्सोल्युटली उस वायर की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती है। प्रॉपर्टी का मतलब मीडियम की प्रॉपर्टी। आप सेल्फ इंडक्टेंस को कैसे लिखते हो? याद है आपको सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला? सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला फॉर अ सॉलिनॉइड, रिमेंबर सेल्फ इंडक्टेंस को हम लिखते थे, कैसे लिखते थे आपको पता है? सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, कैसे? ठीक है, तो यहां से आप सेल्फ इंडक्टेंस या फिर यहां से L इक्वल्स टू हम बोलते हैं क्या, म्यू नॉट, सॉलिनॉइड जिसके कोर में एयर है, म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एरिया डिवाइडेड बाई द एल्थ डिवाइडेड बाई द लेंथ। तो एरिया एंड लेंथ ये हमें बता रहा है क्या, कि इसकी किस पर डिपेंड कर रही है? ये डिपेंड कर रही है उसकी ज्योमेट्री पर और मीडियम पर। तो कौन सा इसमें से ठीक हो जाएगा? ओनली ऑन मीडियम एंड प्रॉपर्टी, ओनली ऑन मीडियम प्रॉपर्टी, नो ज्योमेट्री एंड मीडियम प्रॉपर्टी। यस, म्यू नॉट बता रहा है कि किस मीडियम में रखी गई है, और इसके अलावा ज्योमेट्री यानी कि लेंथ एंड एरिया। तो ज्योमेट्री एंड मीडियम, ज्योमेट्री एंड मीडियम प्रॉपर्टी, राइट। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करंट, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो रहा है आप लोगों को। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। उसके बाद में देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के लिए सबसे पहले सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m rolls down from rest to achieve speed v1 at an inclined plane of 30 degree. ठीक है, the sphere achieves speed v2 in an inclined plane of 45 degree when released from the same height, then v1 square upon v2 square। देखो इसका मतलब मुझे जो लग रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि दो स्फीयर हैं और दोनों को ही हम जो ऊपर से रोल करा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें रिलीज फ्रॉम सेम हाइट, रिलीजेस फ्रॉम सेम हाइट, सेम हाइट से दोनों स्फीयर को हम रिलीज करा रहे हैं। बस जो इंक्लाइन है, एक का है 45, एक का है 30 डिग्री, यानी कि एक हमारे पास में ऐसा होगा और एक हमारे पास में है 30 डिग्री पर। एक एंगल कितने पर है? 45 डिग्री पर, और एक है 30 डिग्री पर, राइट। तो एक 30 डिग्री पर, हाइट लेकिन सेम है, हाइट सेम है, राइट। दोनों की हाइट सेम है,
यहां से रोल डाउन कराया जा रहा है, तो यहां से भी आप सीधा सीधा बता सकते हो, एक की स्पीड v1 आ रही है, एक की स्पीड v2 आ रही है, देन v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर, यानी कि कहीं ना कहीं ये आपसे पूछ रहा है क्या कि इसको आपकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है बेसिकली। तो आपको पता है कि ये हाइट अगर सेम है, हाइट अगर सेम है और कह रहा है रोल्स डाउन, रोल का मतलब कोई भी लॉस नहीं हो रहा है एनर्जी का, तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और दोनों का जो रेशियो होगा वो 1 के बराबर हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज हाइट इज सेम फॉर बोथ दी केसेस, हाइट तो सेम ही है, एंगल अलग हुआ तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, हाइट तो सेम ही है और रोल कर रहा है यानी कि एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा, तो लॉस नहीं हो रहा तो जब वो नीचे पहुंचेगा यहां पर विद स्पीड v1 या इस वाले केस में विद स्पीड v2, दोनों ही जो हो जाएंगी वो आपस में v1 और v2 का जो काइनेटिक एनर्जी है बेसिकली उनका रेशियो E के बराबर होगा, एट बी इक्वल्स टू 1, राइट। या हम कह सकते हैं दोनों की स्पीड सेम होगी, बात तो वही है, ये सुनो, दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी, ठीक बात है। ऑलराइट, सो दीज वर द क्वेश्चंस जो अभी तक हम लोगों को पता लग रहे हैं। हाँ, तो अभी हम जो भी और भी क्वेश्चन आते जा रहे हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, ठीक है, और वो हम 1 बाय 1 आप लोगों के सामने लेकर के आ रहे हैं, जिससे कि आपकी जो तैयारी आप कर रहे हो उसमें अच्छे से आप और ज्यादा उसको इंप्रूव कर सको और एट द सेम टाइम आपको आइडिया लगे कि जेईई इस बार किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है। विश यू ऑल द बेस्ट।